पहले तो कई महीने रक्षा चलाता रहा। दिन में कभी कभी 2-2.5 रुपये भी मिल जाते थे। मैंने सोचा ये काम तो बहुत अच्छा है, महीने में 60-70 रुपये मिल जाते हैं। मज़दूरों के मोहल्ले में एक कोठरी ले ली थी, 10 रुपये उसका किराया देता था। कभी कभी 10-15 बीवी को भी भेज देता। मगर ईमान की बात यह है कि दूसरे साल के बाद मैंने कुछ नहीं भेजा। ये भी पता नहीं कि उस पर क्या गुजरी। जवान आदमी था सरकार। फिर कलकत्ते में सोनागाजी भी तो है। जी हाँ सरकार, सोनागाजी। तो फिर 1000 मील दूर भंगी बदसूरत बीवी को रुपया भेजना तो बड़ा मुश्किल होता है ना। फिर दारू पीने की भी आदत पड़ गई थी। सरकार, आप कहेंगे ये आदमी बड़ा आवारा और बदमाश है, मगर असल बात यह है कि दिन भर गधे की तरह रक्षा खींचने के बाद शाम को गम गलत करने के लिए थोड़ी सी दारू ज़रूर चाहिए। फिर दारू के बाद जाने कैसे पैर आप ही आप सोनागाजी की तरफ चल पड़ते हैं। हाँ, तो साल भर रक्षा चलाया, कोई 100-125 रुपये आड़े वक्त के लिए जमा भी कर लिए। पर यह पता ना था कि आड़ा वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। बरसात के दिनों में भीगकर बुखार चढ़ा। बुखार से नमूनिया हो गया। डॉक्टर ने कहा रक्षा खींच कर फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, ये काम छोड़ दो। पूरे 1.5 महीने खाट पर पड़ा रहा। जब बुखार ने पीछा छोड़ा तो बदन में इतनी ताकत भी ना थी कि रक्षा चला सकूं। जमा जत्ता जो कुछ था वो सब ख़त्म हो चुका था। फिर भी मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि नमूनिए से मरा नहीं। सोचा जिंदा तो हूँ, लानत भेजो रक्षा पर, चलो और कोई काम करेंगे। कलकत्ते में जहाँ खुदा 30 लाख की रोज़ी देता है, क्या मुझे ही ना देगा। अल्लाह पर भरोसा किए बैठा रहा। मेरे बराबर वाली कोठरी में मेरी ही तरह के मजदूर रहते थे। एक तो हरनाम था बुलंदशहर का। बाप ने सारी जायदाद शराब पी पी कर उड़ा दी थी। बेटे को पढ़ाया लिखाया नहीं, सो वो अब कारखाने में मजदूरी करता फिरता था। एक बनारस का चमार था मंगू, एक पीली भेद का मुसलमान था रहमत खान। और मज़ा ये कि तीनों में गहरी दोस्ती थी और तीनों एक ही साथ रहते थे। मैंने एक बार अकेले में रहमत खान से कहा, भाई कि तुम इन काफरों के साथ कैसे रहते हो, ईमान धर्म का भी कुछ ख्याल नहीं। बोला, इसमें ईमान धर्म की क्या बात है, मज़दूर वो भी हैं और मैं भी हूँ। इन तीनों ने मुझसे कहा, चल तुझे अपने कारखाने में नौकरी दिलवा देते हैं, 2 रुपये रोज़ मिलेंगे। मैंने सुना और सोचा चलो अच्छा है, रक्षा खींच कर फेफड़े खोखले करने से तो कारखाने की मजदूरी ही अच्छी है। अगले दिन वो मुझे अपने साथ कारखाने में ले गए जहाँ पटसन की बनाई होती थी और मज़दूरों के ठेकेदार को सब सरदार सरदार कहते थे। मेरी तरफ से 5 रुपये रिश्वत भी दे दिए, पर मुझे नौकरी भी ना मिली। वीविंग मास्टर बोला, काम आजकल मंदा है, इसलिए हम तो पहले से बहुत से मज़दूरों को छुट्टी देने की सोच रहे हैं। नया आदमी कहाँ से रख सकते हैं। और मेरी जानब इशारा करके बोला, फिर इसे हमारे जैसे काम का कोई तजर्बा भी तो नहीं है, कितने ही तो दिन इसे सीखने में लग जाएंगे। मैं वापस आ गया और फिर रक्षा वाले मालिक के पास जाने की सोचने लगा। पर खुदा का करना क्या हुआ, इसी दिन इस कारखाने में हड़ताल हो गई। हुआ ये कि मालिकों ने कहा, बाज़ार में मंदी होने की वजह से हमें या तो बहुत से मज़दूरों को छुट्टी देनी पड़ेगी या इनकी तनख्वाह कम करनी पड़ेगी। इसलिए हमने 2 रुपये घटाकर 1.5 रुपये करने का फ़ैसला कर लिया है। मज़दूरों ने जब ये सुना तो उनमें खलबली मच गई। हड़ताल की तैयारी होने लगी। मैंने रहमत खान और मंगू दोनों को हड़ताल की बातें करते सुना तो बोला, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, 8 आने के लालच में 1.5 रुपये की आमदनी पर लात मार रहे हो। अरे भाई, जो मिलता है इसी पर सब्र करो, खुदा की मर्ज़ी होगी तो मज़दूरी बढ़ जाएगी। मगर इन दोनों पर तो हड़ताल का भूत सवार था। रहमत खान बोला, इस वक्त हमने चुपचाप पगार कटवा ली तो ये मालिक कल हमारे सीने पर सवार हो जाएंगे। सीने पर। मंगू एक मोटी सी गाली देकर बोला कि अगर बाज़ार में मंदी हो रही है तो ये साला मालिक 5 मोटरों में से एक बेच क्यों नहीं देता। साले ने 3-3 तो औरतें रख छोड़ी हैं, जिनमें से एक वलैती मेम भी है। हाँ, तो जब यूनियन वालों ने हड़ताल का ऐलान किया तो इन दोनों ने तो काम पर जाना बंद ही कर दिया। मगर हरनाम सुबह सवेरे उठकर चुपचाप काम पर चला गया। बस्ती में खबर फ़ौरन फैल गई, हरनाम काम पर गया है। और भी 50-60 मज़दूर ऐसे थे जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए। मगर रहमत और मंगू को हरनाम के जाने पर बड़ा अफसोस हुआ। रहमत तो कहने लगा, नहीं ऐसे ही घूमने गया होगा। मगर शाम को जब हरनाम लौटा तो उसके कपड़ों पर लगे काले दागों से साफ जाहिर था कि वो काम पर ही गया था। मंगू तो लगा माँ बहनों की गालें देने, मगर रहमत ने धीरे से पूछा, क्यों हरनाम, ये सच है। ये सुनकर हरनाम चलाकर बोला, हाँ गया था काम पर, कर ले जो करना है किसी ने।
رحمت اب بھی دھیرے سے ہی بولا، اچھا یہ بات ہے۔ پھر وہ اٹھ کر کوٹری میں گیا اور وہاں سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ہرنام کا بستر، ٹین کا ٹرنک اور دوسرا سامان تھا۔ بڑی خاموشی سے اس نے وہ سب چیزیں برآمدے کے باہر میدان میں پھینک دیں۔ ایک لفظ نہ بولا، چپ چاپ جا کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا اور حقہ گڑگڑانے لگا۔ ہرنام کی آنکھوں میں خون اتر آیا، باہیں چڑھا کر رحمت کی طرف لپکا، مگر منگو بیچ میں آ گیا۔ کالا کلوٹا منگو تھا تو دبلا پتلا سا، مگر اس کے ہاتھوں میں بڑی طاقت تھی اور بڑا پھرتیلا بھی تھا۔ ہرنام کو روک کر اسے ایک لنگڑی جو دی تو چاروں خانے چت زمین پر آ رہا۔ اتنے میں بستی بھر کے مزدور وہاں جمع ہو گئے۔ ہرنام سے سبھی جلے ہوئے تھے۔ اسے گرتا دیکھ کر سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اب جو وہ اپنا گھٹنا ملتا ہوا اٹھا تو دیکھا کہ چاروں طرف سے وہ گرا ہوا ہے۔ اگر وہ رحمت اور منگو پر ایک بار پھر وار کرتا تو سارے کے سارے اس پر جھپٹ پڑیں گے۔ اس لیے وہ بیچارہ اپنی چیزیں اکٹھی کر کے میری کوٹری کے سامنے برآمدے پر رکھ دی۔ پھر میرے پاس آ کر بولا، کیوں ممدو، تیرے ہاں آ جاؤں؟ کوٹری کا سارا کرایہ آج سے میں دے دوں گا۔ سرکار، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، میں ٹھہرا بیکار ہوں۔ مجھے تو پہلے ہی فکر تھی کہ ہر مہینے کا کرایہ کیسے دوں گا، سو میں نے کہا تو بے دھڑک یہاں آ جا ہرنام، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کر بلا سو ہو بلا، وہی ہوا۔ میں نے ہرنام کو رہنے کے لیے کوٹری میں جگہ دے دی اور اس نے اگلے ہی دن مجھے کارخانے میں نوکر کر رکھ دیا۔ ہڑتال کی وجہ سے مالک ہر کسی کو رکھنے کے لیے تیار تھے، چاہے اسے کام آتا ہو یا نہیں، بس 2 ہاتھ 2 ٹانگیں ہونی چاہیے۔ سو میں بھی 1.5 روپے روز پر نوکر ہو گیا۔ ہم 50-60 آدمی جان پر کھیل کر کارخانہ چلا رہے تھے۔ روز ہمیں گالیاں اور دھمکیاں سننی پڑتی تھی۔ بستی کے دوسرے مزدوروں نے ہمارا حقہ پانی بند کر دیا تھا۔ 2-1 بار اینٹ پتھر بھی ہم پر پھینکے گئے، پر میں نے سوچا جو بھی ہو ہڑتال کر کے بھوکا مرنے سے بہتر ہوگا۔ ہاں تو میں کارخانے میں ہونے کو تو ہو گیا، مگر مجھے کام آتا ہی نہ تھا۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ ہرنام نے ویونگ ماسٹر سے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میں نے اسے کام سکھا دیا ہے، اب یہ ایک مشین سنبھال سکتا ہے۔ کارخانے والوں کو ان دنوں اس بات کی بڑی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ مشینیں کسی نہ کسی طرح چالو رکھیں تاکہ اخباروں میں یہ اعلان کر سکے کہ ہڑتال فیل ہو گئی اور کارخانے میں کام ویسے کا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ہرنام نے مجھ سے کہہ رکھا تھا، کچھ بھی ہو تو یہی ظاہر کرنا کہ تجھے سب کچھ آتا ہے۔ ویسے میری مشین اس کے پاس ہی تھی، میں برابر اسے دیکھتا رہتا اور جو وہ کرتا وہی میں کرنے لگتا۔ اس نے بٹن دبایا، میں نے بھی دبا دیا۔ اس نے تیل کی کپی لے کر پرزے میں تیل دیا، میں نے بھی اسی کی طرح پرزے میں تیل دے دیا۔ اس نے مشین تیز کی، میں نے بھی کر دی۔ 3 دن تو میں نے ایسے ہی گزار دیے۔ پگار تو ہفتے کے بعد ہفتے ملنے والی تھی، مگر الاؤنس کا روپیہ روز کے روز مل جاتا تھا۔ میں نے سوچا اپنی بلا سے ہڑتال عمر بھر چلے۔ اتنے میں مجھے مشین کے کام کا تھوڑا بہت اندازہ بھی ہو گیا۔ کوئی خاص مشکل کام نہ تھا، کام تو سارا مشین کرتی تھی، ہمیں تو صرف بٹن دبا کر مشین چالو کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی۔ چوتھے روز ہرنام کی مشین کا پرزہ بگڑ گیا اور اسے کہیں دوسری مشین پر لگا دیا گیا۔ کیوں ممدو سنبھال لے گا نا؟ میں نے کہا تو فکر نہ کر، اس میں کون سا ہاتھی گھوڑے لگے ہیں۔ پھر بھی وہ جاتے جاتے لوٹ کر آیا اور کہنے لگا، ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر کیجیو۔ ہاں تو وہ دوسری مشین پر چلا گیا اور اب اس کی مشین اور کتنی مشینوں کی طرح بیکار کھڑی تھی، مگر میری مشین کھٹا کھٹ کام کر رہی تھی۔ کھٹا کھٹ مشین چل رہی تھی اور میں خدا کی قدرت پر اش کر رہا تھا کہ واہ رے واہ، ان ولایتیوں والوں کو کیا دماغ دیا ہے، انسانوں کا کام مشینوں سے لیتے ہیں۔ جب ہم کمبل بنتے تھے تو میرا باپ اون دھو دھو کر اس میں سے میل نکالتا تھا، پھر میری ماں اون کاٹتی تھی اور پھر ہم سب بھائی تانا تیار کرتے تھے، پھر جا کر کہیں میرا باپ کمبل بنتا تھا اور اس طرح ہم سب کی کئی دنوں کی محنت کے بعد 9 گز کمبل تیار ہوتا تھا۔ اور جہاں تانا بانا ہو رہا تھا، لپٹا جا رہا تھا اور کتنی تیزی کے ساتھ میرا باپ اور ماں اور سب بھائی اور پڑوسی، بلکہ مظفر نگر کے سارے جلاہے مل کر 1 مہینے میں اتنا کپڑا نہیں بن سکتے تھے جتنا یہ مشین 1 گھنٹے میں بن رہی تھی۔ واہ رے واہ، سبحان اللہ، تیری قدرت۔ اب اس کپڑے کی بوریاں بنیں گی اور ان بوریوں میں دان اور گیہوں اور دالیں اور مرچ نمک بھر کر دوسرے ملکوں کو بیچ دیا جائے گا۔ کھٹا کھٹ مشین چلی جا رہی تھی۔ میں نے بجلی کی پھرکی دبا کر گھما کر مشین کی رفتار اور تیز کر دی۔ اس تیز رفتاری میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ کپڑا اب اور تیزی سے بنا جا رہا تھا اور اسی تیزی سے میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ کھٹا کھٹ مشین کے گیت میں مجھے ایک بسوری سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سامنے دیکھا تو ایک جگہ سے تانے کا تار ٹوٹ چکا تھا۔ ڈاکے کی نلی ادھر سے ادھر بیکار گھوم رہی تھی، مگر بنائی نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی اون
ऊन का धागा टूट जाया करता तो मेरा बाप दूसरे के साथ मिलाकर एक एक मड़ोड़ी दे देता, बस वो फिर जुड़ जाते और ताने बनने का सिलसिला जारी हो जाता। एकदम मेरे दिमाग में यही आया कि मब्दू तू भी यही कर, और ये ज़रा भी ना सोचा कि ये बिजली से चलने वाली मशीन है, बंदू जलाहे का घर का नहीं है। बिना मशीन बंद किए मैंने हाथ बढ़ाकर टूटे हुए सिरे पकड़ने चाहे, मगर मेरी बाहें छोटी थीं और मशीन लंबी थी। एड़ियाँ उठाकर मुझे काफ़ी आगे झुकना पड़ा। खटाखट खटाखट मशीन चल रही थी। जैसे ही धागे का टूटा हुआ सिरा मेरे हाथ में आया, मेरे पाँव ज़मीन से उठ गए और मैं मुंह के बल मशीन के तने हुए कपड़े पर आ गिरा। खटाखट खटाखट मशीन चल रही थी और इसके साथ मुझे अंदर घसीट रही थी। कपड़ा लोहे के रूलर पर लिपटा हुआ था और मैं मशीन के फौलादी झपड़े की तरफ खिंचा चला जा रहा था। इस वक्त तो सरकार मुझे अपनी मौत सामने खड़ी नज़र आ रही थी। मरता क्या ना करता, हाथ पाँव मारे, मगर कपड़े के झोल में इतना उलझ गया कि किसी तरह निकलने की सूरत ना निकली। और एक बार जो मैंने टांग को ज़ोर से झटका दिया तो बायां पाँव इस कमबख्त मशीन के न जाने किस पुर्जे में फंस गया। अब मैं लाग छुड़ाना चाहता हूँ मगर पाँव नहीं निकलता, बल्कि मैं घिसता ही चला जा रहा हूँ। मेरे मुंह से चीख निकल गई और कितने ही मजदूर मेरी तरफ दौड़े। वेविंग मास्टर की आवाज़ सुनाई दी, बिजली बंद कर दो, बिजली बंद कर दो। मगर अभी कोई बटन ना दबा पाया था कि खटाखट की आवाज़ आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी भयानक हाथ ने मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए हैं और फिर मेरी आंखों में दुनिया अंधेर हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक मुफ्त अस्पताल में पड़ा था और मेरी दाहिनी टांग कट चुकी थी। ये देखकर पहले तो मुझे दुख हुआ, मगर फिर मैंने सोचा खुदा का शुक्र है टांग ही गई है, जान तो बच गई। अगर दोनों टांगें चली जाती तो क्या हो सकता था। आज मैं भी इसी रोलू की तरह बाहों और कोलों के सहारे घिसट घिसट कर चलता। हाँ तो सरकार, 15 दिन के बाद जब मैं इस अस्पताल से निकला तो लंगड़ा हो चुका था। मेरी जेब में सिर्फ 7 रुपये थे। 6 रुपये तो हरनाम ने 4 दिन की मजदूरी के दे दिए थे और 1 रुपया मेरे पास पहले का बचा हुआ था। हरनाम ने यह भी बताया था कि इसने वेविंग मास्टर से बातचीत की थी कि कारखाने की तरफ से मेरी कुछ मदद की जाए, मगर उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया था कि अनाड़ी मजदूर अगर अपनी भूल से अपनी टांग और हमारी मशीन तोड़ डालें तो हम इसके जिम्मेदार ना थे। मतलब ये है कि मिल मालिकों की तरफ से कोई हर्जाना मिलने की कोई उम्मीद ना थी। खैर, मैंने दिल को समझाया कि ममदू, खुदा तेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, घबराओ मत। जब मैं बस्ती वापस आया, गाड़ी से उतरकर दीवार का सहारा लेता हुआ अपनी कोठरी तक पहुंचा तो रहमत, मंगू और बहुत से मजदूर मुझे देखने आए। थोड़ी देर तो सब चुपचाप खड़े मेरी टूटी हुई टांग देखते रहे और उन्हें इस तरह घूरते देखकर न जाने क्यों मेरे गुस्से का पारा एकदम से ही चढ़ गया और मैं चलाया, यहाँ खड़े खड़े क्या घूरते हो? क्या पहले कभी एक टांग का आदमी ना देखा? निकलो यहाँ से। इस पर वो सब एक एक करके चले गए, पर रहमत वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे से बोला, ममदू, ये खुदा ने तुझे हड़ताल तोड़ने की सज़ा दी है, बस ये कहा और वहाँ से चला गया। मैंने सोचा कितना बदकिस्मत है ये रहमत, इसे सब्र की कदर ही नहीं मालूम। और फिर कौन जानता है, शायद खुदा हड़ताल तोड़ने वालों ही से खुश हुआ हो और इसीलिए इतने सख्त हादसे के बावजूद मेरी जान बच गई, वरना सब हड़ताल तोड़ने वालों की टांगें टूटी होनी चाहिए थी। हाँ तो सरकार, मैं सब्र के इम्तिहान में पूरा उतरा। जब रबड़ या लकड़ी की टांग ना मिली तो मैंने सब्र की टांग लगवाई और कबाड़ी के हाथ से ये 2 बैसाखियाँ ले ली। इस दिन से इन्हीं के सहारे कूदता फलांगता चल फिर रहा हूँ। जब मेहनत मजदूरी मुमकिन ना हुई तो भीख मांगना शुरू कर दी। रोज़ी देने वाला तो खुदा है, इंसान तो इसका ज़रिया है, फिर किसी के भी आगे हाथ फैलाने में कहाँ की शर्म। असल में तो हम खुदा के सामने हाथ फैलाते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे सरकार के भीख में 1.5-2 रुपये रोज़ से ज़्यादा कमा लेता हूँ, फिर कारखाने में जान खपाने से हासिल। और हाँ, जब हरनाम बीवी ब्याह कर ले आया तो उसने मुझे मेरी ही कोठरी से निकाल दिया। तब से मैंने यहाँ सड़क की पड़ी पर अपना घर बना लिया है। छतें और फर्श, बंगले और कोठियाँ, पलंग और कुर्सियाँ, ये सब बेकार के चोंचले हैं। सब्र की छत और सब्र का फर्श हो तो सड़क का किनारा भी महल बन जाता है। कितने ही महीने मैंने सब्र से भीख मांगकर बिता दिए हैं। मुझे इस फ़कीरी की ज़िंदगी में मज़ा आने लगा है। ना मेहनत, ना मजदूरी, ना मालिक मकान का किराया देना, ना चूल्हा चौकी का बखेड़ा। फ़कीर की ज़िंदगी ही असल में आज़ाद ज़िंदगी है। मैं और तमाम बंधनों, ज़रूरतों, झगड़ों से तो आज़ाद हो गया, पर कटी हुई टांग होने पर भी एक शैतानी ज़रूरत अब भी झाड़े की रातों को तंग करती है। जब मेरे पास 5-10 रुपये जमा हो जाते थे, मैं रात के वक्त सोना गाजी पहुंच जाता था। आप जानते ही हैं सरकार, इस बाज़ार में अमीर गरीब, नवाब फ़कीर सब बराबर हैं। जिसकी जेब में दाम हो वो जो भी चाहे खरीद सकता है, चाहे वो लंगड़ा लूला फ़कीर ही क्यों ना हो। झाड़े की एक रात का जिक्र है, मैं बैसाखियों का सहारा लेता हुआ सोना गाजी में एक कोठे पर चढ़ गया। ये जगह मेरे लिए नई ना थी।
अक्सर मैं वहीं जाया करता था। 2 रुपये में काम हो जाता था। मगर इस रात बूढ़ी नायका मुझे देखते ही हंसकर बोली, क्यों रे लंगड़े, फिर आ गया? पर आज 2 रुपये से काम नहीं चलेगा। गोदड़ी में 5 रुपये हैं तो ठीक, नहीं तो रास्ता पकड़। इन दिनों मुझे भीख में अच्छी रकम मिल रही थी। 40 के नोट तो मैंने गद्दी के अंदर सिए हुए थे और 7-8 रुपये के करीब इस वक्त भी मेरे पास थे। मैंने कहा, मैं लंगड़ा हूँ तो क्या, पैसा मेरा भी 2 टांगों से चलता है। लड़की दिखाओ, 5 रुपये भी मिल जाएंगे। पर वो बड़ी गाक थी। लोंडिया तो ना दिखाई, मुझसे 5 रुपये लेकर मुझे अंदर कमरे में धकेल दिया। अंदर जाकर मैंने बैसाखियाँ तो फेंक दी और पलंग पर बैठ गया। लोंडिया कोई सचमुच नहीं मालूम होती थी, सर झुकाए बैठी थी। मैंने कहा, सूरत तो दिखाओ, मैं लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ, आदमी हूँ। मगर उसने घूंघट उठाया तो यकीन मानिए सरकार, मेरे पाँव तले से तो ज़मीन ही निकल गई। वो चिल्लाई, ममदू। मैंने कहा, छोटी बीबी तुम कहाँ? वो बोली, हाँ ममदू, ये मेरी किस्मत का फेर है। तुम्हारी टांग को क्या हुआ? मैंने कहा, ये मेरी किस्मत का फेर है। वो रो रही थी। मैंने दिलासा देने की कोशिश की तो बानो सिसकियाँ भरने लगी। मैंने ध्यान से देखा, इतनी मुद्दत में उसका वो रंग फीका पड़ चुका था। 20-21 बरस की उम्र की, 30-35 की लगती थी। आंखों के गिर्द गड़े पड़ गए थे। पाउडर सुर्खी करते हुए भी रंगत पीली थी। दुबली इतनी हो गई थी कि बाहों की हड्डियां ही हड्डियां रह गई थीं। मुंह पर कई जगह अजीब सी फिंसियाँ निकली हुई थी। जब आंसू कुछ देर को थमे तो उसने मुझे अपना हाल सुनाया। जिस ड्राइवर के साथ वो भागी थी वो बड़ा बदमाश निकला। कलकत्ते लाकर 2-3 महीने बानों का जेवर बेच कर खूब ऐश किया। फिर जब गुजारे की कोई सूरत ना रही तो उसने करम पर मजबूर किया और एक दिन इसे एक सेठ के हाथ बेचकर गायब हो गया। मैंने कहा, छोटी बीबी तुमने पुलिस में क्यों ना रपट लिखवाई? तुम तो पढ़ी लिखी हो। तहसीलदार साहब को ही लिखा होता, वो आकर तुम्हें ले जाते और इस सूर की चमड़ी उधेड़ देते। वो बोली, पुलिस में रपट लिखवाती तो इसके सिवा और क्या होता कि मुझे ज़बरदस्ती वापस भेज दिया जाता। जो कुछ मुझ पर गुजर चुका था, इसके बाद मैं क्या मुंह लेकर अब्बा के सामने जाती। मतलब ये कि बेचारी बानो एक हाथ से दूसरे हाथ होती हुई आखिर सोनागाजी तक आ पहुंची थी, जहां किस्मत इसी रात मुझे ले आई थी। मैंने कहा, अब तुम कोई फिक्र ना करो, जब तक ममदू में दम है तुम्हें कोई तकलीफ ना होने देगा। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी इस पाप के नर्क में ना रहने दूंगा। वो आंखें नीची करके बोली, पर ममदू मैं बीमार हूँ, बहुत बुरी बीमार। अब मुझे इन फिंसियों की वजह समझ आई जो बानों का चांद जैसा मुखड़ा दागदार बनाए हुए थी। मगर मैंने कहा, कोई परवाह नहीं, मैं भी कौन सा छबीला जवान हूँ, लंगड़ा फ़कीर ही तो हूँ। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगा, तुम अच्छी हो जाओगी। मैंने सुना है अब हर बीमारी का इलाज हो जाता है, चलो मेरे साथ इसी वक्त। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर खटक खटक हुई। मैंने कहा, आ जाओ। बूढ़ी नायका बोली, अबे लंगड़े, 5 रुपये दिए हैं, कोई रात भर का ठेका नहीं लिया, ये कोई तेरा घर नहीं है। पीछे एक भयानक काला तगड़ा सा आदमी नशे में झूल रहा था। मैंने एक हाथ से बानों का हाथ पकड़ते हुए और दूसरे से बैसाखियाँ उठाते हुए कहा कि ये लड़की मेरे साथ जा रही है, अब ये यहाँ नहीं रहेगी। इसके बाद न जाने क्या कुछ हुआ, ठीक याद नहीं। शायद नायका ने इस आदमी को इशारा किया था। वो बानों को पकड़ने के लिए बढ़ा। बानों की चीख ज़रूर याद है, ऐसी चीख जो पत्थर को मोम कर दे। न जाने कब और कैसे मेरी बैसाखी हवा में उठी और इस शराबी की खोपड़ी पर गिरी। अगले पल में वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सर से खून बिलक रहा था और नायका चला रही थी, खून, कोई आओ दौड़ो, इस खूनी को पकड़ो। और बानो डरी डरी आंखों से मुझे देख रही थी। ममदू, ये तूने क्या कर दिया? मैं कह रहा था, छोटी बीबी तुम फिक्र ना करो, इस दिन मैं तांगा वक्त पर ना लाया था, ये इसकी सज़ा है। और वो दिन और आज का दिन, 10 बरस कैद काटी, परसों ही छूटा हूँ। अब फिर वही सड़क का किनारा है, वही सब्र का फर्श और सब्र की छत। सुनता हूँ इन 10 सालों में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी। सुनता हूँ लाखों मुसलमान हिंदू एक दूसरे के हाथों मारे गए और इस कलकत्ते की सड़कों पर खून के दरिया बहे होंगे। ये भी सुनता हूँ कि देश आज़ाद हो गया हुआ होगा। मुझे तो पता नहीं, मैं तो इतना जानता हूँ कि भीख पहले से कम मिलती है और बहुत से रहमदिल बाबू पास से गुजरते हैं और पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालते हैं तो जेब खाली पाते हैं। फिर भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कम अज़ कम एक टांग तो है, रोंदू की तरह बिल्कुल अपाहज तो नहीं हूँ। शुक्र अदा करता हूँ कि बानो अब तक जिंदा है और मेरे पास है। वो बुढ़िया आप देखते हैं ना, वही बानो है। बानो जिसकी रंगत कभी ऐसी थी जैसे मैदा और शहद
اور جو کبھی کالے ریشمی برقعے میں سے منہ نکال کر میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے بدلی میں سے چاند نکل آیا ہو، جس کی بڑی بڑی کٹورا جیسی آنکھیں، جس کے بالوں کی بینی بونی خوشبو مست کرنے کو کافی تھی، اب اس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں اور سارا بدن پیپ رستے ہوئے پھوڑے پھنسیوں سے پھٹا پڑا ہے۔ بہت دن ہوئے، اس کا دماغ جواب دے چکا ہے، اب اسے نہ تو بچپن کے سکھ یاد ہیں اور نہ جوانی کے دکھ، نہ تحصیلدار صاحب، نہ ہانم اور نہ ہی ممدو۔ دن بھر وہ بیٹھی بیٹھی جوئیں مارتی رہتی ہے اور آپ نہ جانے کیا بڑبڑاتی رہتی ہے، مگر شکر خدا کا کہ بانو زندہ ہے اور میرے پاس ہے اور میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔